बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है ये। ठीक है, आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको ध्यान से गौर से समझना है और इंजॉय करना है। लो जी बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों के सामने इसकी जो डायग्राम बनाई हुई है ना, इसको ज़रा आप लोगों ने गौर से देखना है। ये रिएक्टर के कुछ पार्ट्स हैं बच्चों। इनमें से जो सबसे पहला ये वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है ना बच्चों, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टर कोर। बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टर की कोर बोलते हैं। ये रिएक्टर की कोर होती है। इस कोर के अंदर ये जो आप लोगों को बच्चों रेड कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं बच्चों, इनको बोला जाता है फ्यूल रॉड्स। बच्चों इनको क्या बोला जाता है? फ्यूल रॉड्स बोला जाता है। और इनके अंदर फ्यूल रॉड्स के अंदर याद रखिएगा बच्चों, यूजुअली यूरेनियम, ठीक है जी, एज अ फ्यूल यूज़ होता है। इसके अलावा प्लूटोनियम 239 भी यूज़ होता है, मगर यूरेनियम को हम लोग यूज़ करते थे ज़्यादा पहले ज़माने में। अच्छा, उसके बाद ये आप लोगों को कुछ रॉड्स नज़र आ रही हैं ब्लैक कलर की बच्चों। ये इन फ्यूल रॉड्स के अंदर मतलब इन आउट हो सकती हैं ये, और इनको हम लोगों ने बच्चों नाम दिया हुआ है कंट्रोल रॉड्स का। बच्चों इनको हम लोगों ने किसका नाम दिया हुआ है? कंट्रोल रॉड्स का नाम दिया हुआ है। तो ये रिएक्टर की कोर है। इस कोर के अंदर बच्चों दो चीज़ें और होती हैं, एक फ्यूल रॉड्स हैं, एक कंट्रोल रॉड्स हैं। अच्छा बच्चों, इसके अलावा ना इसके अंदर एक और चीज़ यूज़ होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं बच्चों मॉडरेटर का। किसका नाम देते हैं बच्चों? इसकी कोर के अंदर एक और चीज़ यूज़ होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं बच्चों किसका? मॉडरेटर का। ये क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं, मॉडरेटर का। और उसके बाद बच्चों इसके अंदर सारे के अंदर ना, इस पूरी रिएक्टर की कोर के अंदर, यहाँ पर, बाकी हर जगह पर, साइड पर, ये सारा, ये बच्चों यहाँ पर होता है कूलेंट। इसे क्या नाम देते हैं? इसके अंदर क्या होता है बच्चों? कूलेंट होता है। उसका क्या काम होता है वो भी अभी हम लोग देख लेंगे। ये कूलेंट होता है। ये जो आपको पिंक कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, इसके अंदर सारे के सारे अंदर बच्चों यहाँ पे मॉडरेटर है। इधर अब ये सारा का सारा ये मॉडरेटर है, बाहर कूलेंट होता है। ठीक है, ये बुक में क्लियर करके नहीं बना हुआ, मगर मैंने आपको ये बता दिया है। और उसके बाद बच्चों ये जो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो पार्ट है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। और इस हीट एक्सचेंजर के अंदर यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा वाटर है। ये सारा का सारा बच्चों क्या वाटर है। अब ये टरबाइन लगी हुई है, ये कंडेंसर लगा हुआ है, और उसके बाद बच्चों ये जनरेटर लगा हुआ है। ठीक है, जनरेटर ऐसे अटैच होता है, इसके साथ ही जनरेटर लगा हुआ है, और आगे जनरेटर से आगे बच्चों हम लोग ये टावर लगाए हुए हैं। ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आगे फर्दर प्रोवाइड करनी होती है। अच्छा, अब ये तो मैंने भी इनके पार्ट्स के नाम बताए हैं बच्चों। अब इनके फंक्शन सुनना ज़रा, आप लोगों ने बड़े गौर से ध्यान से अच्छे तरीके से सुनना है बच्चों। होता क्या है कि हम लोग ना, मतलब इस न्यूक्लियर रिएक्टर में तो हम लोगों ने क्या काम किया बच्चों, कहीं से भी, ठीक है, किसी भी सोर्स के ज़रिए से हमने न्यूट्रॉन्स का सोर्स रखा हुआ इधर। किसी भी न्यूट्रॉन्स के सोर्स से बच्चों एक न्यूट्रॉन आया, ये न्यूट्रॉन यहाँ से आया कहीं से, ठीक है, सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन है यहाँ पर। जैसे ही वो न्यूट्रॉन आके इन फ्यूल रॉड्स, ये फ्यूल रॉड्स बच्चों आपको सिलेंड्रिकल ट्यूब्स की फॉर्म में ये नज़र आ रही हैं। ठीक है, इनमें यूरेनियम फिल किया हुआ, यूरेनियम 235 बच्चों। जैसे ही वो न्यूट्रॉन आके इन यूरेनियम रॉड्स के साथ टकराएगा बच्चों, तो मुझे बताएं, जैसे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ठीक है, इस यूरेनियम से टकराएगा बच्चों, तो क्या होगा? आप लोगों को पता है इसके अंदर फिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी ना, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब यूरेनियम के ऊपर उसकी बम्बारमेंट करते हैं तो उससे फर्दर न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, फिशन रिएक्शन होता है। तो बच्चों इस रिएक्टर की कोर के अंदर जैसे न्यूट्रॉन आके टकराएगा इन फ्यूल रॉड्स के साथ, तो जैसे ही वो न्यूट्रॉन फ्यूल रॉड से टकराएंगे तो बच्चों क्या होगा? फ्यूल रॉड से टकराने के बाद बोलो क्या होगा बच्चों? वहां पर फिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब वो फिशन रिएक्शन जो स्टार्ट होता है बच्चों, आपको पता है, जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, एक बात याद रखना बच्चों, जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आके ना, ठीक है, टकराता है ना, क्या नाम है, यूरेनियम से, तो उससे जो नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ना बच्चों, वो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले निकलते हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स, जो न्यूट्रॉन्स इतनी स्पीड में निकले, उनको स्लो डाउन करवाना। अच्छा, फिर बच्चे कहते हैं सर जी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन अगर हम लोग यूज़ करते रहे बच्चों, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स अगर यूज़ करें ना, तो यूज़ तो कर लेते हैं, मगर उससे फिर नुकसान पता है। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जब जाके यूरेनियम से टकराता है ना, तो उससे जो नए न्यूट्रॉन बनते हैं बच्चों, उनकी एनर्जी बहुत लो होती है। उनकी एनर्जी इतनी लो होती है कि वो आगे से फर्दर फिशन ही स्टार्ट नहीं करवा सकते होते। तो अब स्लो मूविंग लो एनर्जी वाले को ज़्यादा एनर्जी वाला बनाना औखा काम है।
मगर मतलब लो स्पीड वाला है, मतलब लो एनर्जी वाला है, उसको ज़्यादा एनर्जी वाला बनाना मुश्किल काम है, जबकि ज़्यादा एनर्जी वाले को कम बनाना वो आसान काम है। वो हम लोग रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स के जरिए से काम करते हैं। इसका मतलब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ही हमें रिक्वायर है। जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आके इस यूरेनियम की ट्यूब्स के साथ टकराता है, इनके अंदर फिशन चेन रिएक्शन करवाता है, तो उससे जो नए न्यूट्रॉन्स बनते हैं उनकी एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत हाई एनर्जी होती है। अब उनको स्लो डाउन करवाने के लिए बच्चों इसके अंदर मॉडरेटर लगाया होता है। मॉडरेटर क्या काम करता है बच्चों? स्लोज डाउन करता है उनको। वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत उनकी स्पीड होती है, तो बच्चों उनको स्लो डाउन करने के लिए हम लोग मॉडरेटर को यूज़ करते हैं। ये मॉडरेटर यहाँ पर हैवी वाटर, कार्बन, ग्रेफाइट, कोई भी हो सकता है, ठीक है, वाटर, ठीक है, आइसोटोप है मतलब उसका हाइड्रोजन का, तो मतलब उसने बताया वो बुक में, वो तो आप लोग पढ़ भी लेंगे। तो मतलब इस शेप में क्या नाम है, इस तरीके से न्यूट्रॉन आया, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, फ्यूल रॉड्स के अंदर फिशन रिएक्शन करवाया। अब वो जो न्यूट्रॉन्स फिशन रिएक्शन से बनते हैं उनको स्लो डाउन करने के लिए कौन यूज होता है बच्चों? मॉडरेटर यूज होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन किया मॉडरेटर ने। अब जब वो स्लो न्यूट्रॉन दोबारा अगले यूरेनियम से आके टकराएंगे, फिर अगले से टकराएंगे, तो बच्चों जितने भी न्यूट्रॉन बनते जाएंगे उनको स्लो कौन करता जाएगा? ये मॉडरेटर, पिंक कलर का मॉडरेटर। अच्छा, अब एक बच्चा कहता है सर जी वो सारे न्यूट्रॉन रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। नहीं बच्चों, हम लोग ये कंट्रोल रॉड्स यूज करते हैं अपनी मर्जी से। जितने भी हम लोग चाहते हैं कि न्यूट्रॉन रिएक्शन में हिस्सा लें, उन न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं कंट्रोल रॉड्स की मदद से। तो दो बातें, न्यूट्रॉन्स की को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड्स यूज होती हैं और न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर यूज होता है। इन दोनों में अब आपने कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। ठीक हो गया बच्चों? अब देखें, जैसे ही यहां पर न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं, कंट्रोल रॉड्स, अब ये नहीं कि हमें बंदा खड़ा हुआ कंट्रोल रॉड्स को ऊपर नीचे करे। चर्सी लोगों, यहां पर टेम्परेचर सेंसर्स लगे होते हैं, वो अंदर के टेम्परेचर को सेंस करते हैं, उसके मुताबिक चेक करते हैं कि अभी हमें फर्दर फिशन की जरूरत है। अगर जरूरत है तो कंट्रोल रॉड्स को ऊपर कर देते हैं, अगर जरूरत नहीं है इसको शट डाउन करें तो कंट्रोल रॉड्स को नीचे कर देते हैं। वो सारा न्यूट्रॉन्स का फ्लो रुक जाता है, वो सारे न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाते हैं इसमें। और यूजुअली जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं ये बेरियम या कैडमियम की बनी होती हैं। ठीक हो गया बच्चों? तो ये बिल्कुल बेसिक चीज थी। अच्छा, अब इसका मतलब है यहाँ पे फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है कोर के अंदर, मॉडरेटर ने उसको स्लो डाउन कर दिया, कंट्रोल रॉड्स को कंट्रोल कर लिया, मगर बच्चों अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये इस रिएक्टर की कोर का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया हुआ है कि बच्चों यहां पर हम लोग कूलेंट यूज करते हैं। वो कूलेंट क्या काम करते हैं बच्चों? याद रखिएगा आप लोग ये बात, ये जो कूलेंट होते हैं ना बच्चों, ये वाटर भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, लिक्विड सोडियम भी हो सकता है, अब बच्चों या एयर भी हो सकती है। अब ये कूलेंट, ये जो आपको नजर आ रहा है ना इस कलर का बच्चों, ठीक है, ये कूलेंट क्या काम करेगा बच्चों? ये कूलेंट यहां पर इस एक्सचेंज, इसके अंदर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। यहां पर फिशन रिएक्शन हुआ, अंदर इतनी ज्यादा यहां पर हीट प्रोड्यूस हो गई हुई है कि ये कूलेंट उस हीट को लेकर बच्चों यहां पर पहुंचता है। जैसे ये हीट एक्सचेंजर में पहुंचता है, ये जो आप लोगों को डॉटेड कलर का वाटर नजर आ रहा है ये एक्चुअल वाटर है बच्चों। ये अब इसके अंदर क्या है? अब आपको पता है इसके अंदर कूलेंट का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया हुआ है। यहां पर जो कूलेंट है ना, वो कूलेंट इतना हाई टेम्परेचर लेके कहां से है भाई? यहां से। जैसे ही बच्चों वो कूलेंट इस हीट एक्सचेंजर में से गुजरता है तो इसके अंदर मौजूद वाटर को क्या बना देता है? हॉट स्टीम बना देता है। जरा सुनना, ये जो पाइप आपको ऐसे मुड़ा हुआ नजर आ रहा है ना बच्चों, इसके अंदर है कूलेंट। कूलेंट जो एनर्जी लेके आया है, उसका टेम्परेचर हाई हुआ है, वो कहां से लेके आया? इधर से। जैसे ही इधर से उसका टेम्परेचर हाई हो गया, वो यहां पर आया, इधर अंदर वाटर को, जो इधर वाटर था, उस वाटर को उसने क्या बना दिया? स्टीम बना दिया। उस स्टीम ने आगे से टरबाइन को चलाया, टरबाइन को बच्चों चलाने के बाद उसने आगे से जनरेटर को चलाया, जनरेटर से आगे आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी हाउसेज में मिलना शुरू हो गई। मगर अब देखें, जैसे ही हॉट स्टीम इस टरबाइन को चला देती है, उसके बाद बच्चों वही स्टीम, अब उसका टेम्परेचर लो हो गया होता है, ठीक है। अब वो कितना हो जाता है वो टेम्परेचर, अभी मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को बच्चों। वही स्टीम बाद में ये टरबाइन को चलाने के बाद बच्चों कंडेंसर उसी को फर्दर दोबारा कंडेंस करके क्या बना देता है? वाटर बना देता है। और वही वाटर दोबारा पंप के जरिए से दोबारा इधर जा रहा है, फिर वो हीट ले रहा है, फिर टरबाइन को चला रहा है, फिर वो स्टीम जो है, यानी कंडेंसर क्या काम करे? वो जो हॉट स्टीम आई थी टरबाइन को चलाने के बाद वो कोल्ड हो गई है, कंडेंसर ने उसी स्टीम को दोबारा किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों? वाटर में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता जा रहा है। यानी यहाँ पर कूलेंट के लिए एक पंप अलग से लगा हुआ है और इस वाटर के लिए अलग से पंप लगा हुआ है। ये वाटर यहाँ से इस वाले से रिएक्टर की कोर से हीट लेके आगे टरबाइन को चला रहा है, स्टीम बना के टरबाइन को चला रहा है, टरबाइन आगे से जनरेटर को, और जनरेटर से आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो अब
यहाँ पर ओवरऑल एक बार समरी सुन लें, हुआ कुछ भी नहीं, पता सिंपल सा है बच्चों। क्या हुआ, सबसे पहले न्यूट्रॉन आया, न्यूट्रॉन ने यूरेनियम के अंदर बम्बारमेंट हमने उसकी की, यहाँ पर कंट्रोल रॉड अपना क्या नाम है फिशन चेन रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड्स यूज़ की गई, हमारी अपनी मर्जी है कितना कंट्रोल करना है कितना कंट्रोल नहीं करना। मॉडरेटर ने क्या काम किया, जो न्यूट्रॉन्स यहाँ से बनेंगे वो न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले होंगे, उनको स्लो डाउन करने के लिए, उनकी काइनेटिक एनर्जी को कम करने के लिए, उनकी स्पीड को कम करने के लिए मॉडरेटर यहाँ पर यूज़ हुआ। और यहाँ पर अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चों। ये टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि यहाँ पर जो कूलेंट है वो कूलेंट यहाँ से हीट लेकर यहाँ पर पहुँचता है, तो यहाँ पर जो वाटर होता है वो वाटर इस कूलेंट की हीट से बच्चों किस में कन्वर्ट होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है। वो स्टीम आगे से टरबाइन को चलाती है, टरबाइन को चलाने के बाद जनरेटर चलता है, जनरेटर के चलने के बाद इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को मिल जाती है। और टरबाइन से जैसे ही हॉट स्टीम टरबाइन को चला दिया, उसके बाद वही स्टीम दोबारा कंडेंसर की मदद से वाटर में कन्वर्ट होती है, पंप करके उसको दोबारा यहाँ पर भेज दिया था, और ये प्रोसीजर चलता रहता है। अब बच्चों जो बातें मैं आपको बताने लगा हूँ वो तो सुनना, कभी मैं आधी बातें तो मैंने बता दी है। फ्यूल रॉड्स है बच्चों, फ्यूल रॉड्स किसकी शेप में होंगी, अभी मैंने आपको बताया जी सिलेंड्रिकल ट्यूब्स है। फ्यूल इनमें जो यूज होता है बच्चों वो कौन सा यूज हो रहा है, देखिए यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल। उसके बाद बच्चों एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, अब एक बात सुनना जरा, आप लोगों को पता है कि जो नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम है ना, जो नेचुरली ठीक है हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई है बच्चों, उसमें ना 0.7% बस यूरेनियम 235 होता है, और 99.3% बच्चों यूरेनियम 238 है। जो नेचुरल ऑकरिंग यूरेनियम है उसमें 99.3% यूरेनियम 238 है, और 0.7% यूरेनियम 235 है। मगर यूरेनियम 238 से मैंने आपको बताया था फिशन चेन रिएक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं होता स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से। इसका मतलब है यूरेनियम 235 से ही तो हमें फिशन रिएक्शन हासिल होता है, और ये बहुत कम मिकदार में होता है। तो बच्चों इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, इसकी क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम 235 इंक्रीज फ्रॉम 2 to 4%, हम लोग इसकी परसेंटेज को इंक्रीज कर देते हैं, इसकी परसेंटेज को बढ़ाते हैं। और इसकी परसेंटेज को बढ़ाने के इस प्रोसेस को बच्चों एनरिचमेंट ऑफ, क्या बोला जाता है बच्चों, इसको एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम बोला जाता है। एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम का नाम दिया हुआ है बच्चों हमने, इसको किसका नाम दिया हुआ है, एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम का नाम दिया कि यूरेनियम की परसेंटेज को 2 to 4% बढ़ाना, क्योंकि पहले ये बहुत कम है तो इसकी परसेंटेज को बढ़ाना होता है हमने, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम लोग अगर ना ये काम करना चाहिए, हम लोग प्लूटोनियम 239 या और यूरेनियम 233 को भी यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल, और आजकल यूज भी हो रहे हैं ये, ठीक है बच्चों। अच्छा अब आगे चलते हैं, अब आगे आप लोग देखें मॉडरेटर। अभी मैं बताया था आप लोगों को कि बच्चों मॉडरेटर क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि बच्चों जो मॉडरेटर है ये वाटर भी हो सकता है, हैवी वाटर भी हो सकता है, ग्रेफाइट, कार्बन, हाइड्रोकार्बन वगैरह वगैरह, और ये क्या काम करते हैं, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। और उसके बाद न्यूट्रॉन्स जो बच्चों प्रोड्यूस होते हैं फिशन रिएक्शन में, वो भी मैंने बताया वेरी फास्ट होते हैं, और उनकी एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसका मतलब इनको कंट्रोल करने इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है, ये तो फिशन में हिस्सा ही नहीं लेगा, ये तो मैंने आपको बताया था स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हिस्सा लेते हैं। इसका मतलब इसको स्लो डाउन करने के लिए तो मॉडरेटर लगाया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा उसके बाद कंट्रोल रॉड्स, बच्चों कंट्रोल रॉड्स कंट्रोल करती हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, और ये फिशन चेन रिएक्शन को भी कंट्रोल करती हैं। और बच्चों ये किसके जरिए से लेते हैं हम लोग, कैडमियम या बोरोन को यूज करते हैं। इसके अलावा बच्चों एक और हम लोग यूज कर लेते होते हैं, मतलब यहाँ पर हाफनियम जो है बच्चों ये भी एक ऐसा मतलब मटेरियल है जो कि कंट्रोल रॉड्स के जरिए यूज होता है। और ये मैंने बताया था मूव्ड इन और आउट ऑफ द रिएक्टर कोर, ये रिएक्टर कोर से इन या आउट हो सकती हैं। और बच्चों याद रखना है आप लोगों ने, ये कंट्रोल करती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को और वो स्लो डाउन करवाती हैं। उसके बाद हीट एक्सचेंजर में बच्चों क्या हुआ था, आप देखें, आपने देखा था रिएक्टर की कोर के अंदर जो फिशन रिएक्शन हुआ था ना बच्चों, उससे कोर का जो टेम्परेचर होता है वो 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, वेरी हाई टेम्परेचर। और ये 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बच्चों बाद में क्या प्रोड्यूस करवाता है, वो कूलेंट 1200 डिग्री टेम्परेचर लेकर कहां पर आया था, हीट एक्सचेंजर में आया था। और उसके बाद बच्चों वो हीट एक्सचेंजर इस 1200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या बन जाती है, स्टीम बन जाती है। देखें जैसा कि मैं आपको यहां पर बताया था, यहां पर रिएक्टर की कोर का टेम्परेचर बच्चों 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये 1200 डिग्री सेल्सियस जब इसको मिलेगा तो ये चर्सी स्टीम बन जाएगी। ओके अब आगे देखें जरा, कहते हैं स्टीम इज यूज टू रन टर्बाइंस, और आगे से वही स्टीम किसके लिए यूज होती है, रन करती है टर्बाइंस को, और विच इन टर्न रोटेट्स जनरेटर, और जो आगे से जनरेटर को रोटेट करवा के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाती है। और बच्चों याद रखिएगा टेम्परेचर कमिंग आउट ऑफ द टर्बाइन, बच्चों सॉरी अपना जो टर्बाइन से स्टीम बाद में निकलती है उसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस हो गया होता है। ये देखें जरा,
ये देखें ज़रा, मैं आपको क्या बताने लगा हूँ। ये देखें 1200 डिग्री सेल्सियस था इसका, ये 1200 डिग्री सेल्सियस जब इसको मिला तो ये यहाँ पर 1200 डिग्री सेल्सियस था, सॉरी यहाँ पर 1200 डिग्री सेल्सियस था। वो हॉट स्टीम कन्वर्ट हुई, स्टीम जैसे ही वो टरबाइन को चला के बच्चों बाहर निकली ना, तो टरबाइन से निकलने के बाद उसका टेम्परेचर सिर्फ 300 डिग्री सेल्सियस रह गया होता है। ये कंडेंसर उसी को बाद में वाटर में कन्वर्ट करके दोबारा आगे प्रोसीजर फर्दर प्रोसीजर करवाता है। तो अब बच्चों ये भी आप लोगों ने याद रखने, छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं कि ही टेम्परेचर ऑफ द स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द टरबाइन, टरबाइन से निकलने के बाद टेम्परेचर कितना हो जाता है 300 डिग्री सेल्सियस। और बच्चों ये कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है, आपको पता है टोटल पावर प्लांट पाकिस्तान में टोटल 5 पावर प्लांट्स हैं, इंडिया में मेरा ख्याल 22 हैं, ठीक है। इस तरह टोटल पावर प्लांट्स जो है ना वो 5 है, और इनमें से और 2 जो है ना बच्चों याद रखना है वो भी वर्किंग में भी हैं, ठीक है। तो ये 5 पावर प्लांट्स हैं, उनमें से ये कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, कराची में 3 यूनिट है इसके, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है। तो उनकी वो खैर हमारा टॉपिक नहीं है अभी। तो ये उसमें याद रखिएगा बच्चों, मॉडरेटर के तौर पर जो यूज़ किया जा रहा है वो हैवी वाटर यूज़ किया जा रहा है बच्चों। उसमें वाटर जो है, वाटर हैवी वाटर किसके तौर पर यूज़ किया जा रहा है, मॉडरेटर के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके अलावा डिस्पोजल ऑफ वेस्ट न्यूक्लियर, बच्चों देखें अब आप लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ना जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है ना बच्चों, जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है वो तकरीबन कुछ मंथ्स के लिए, मतलब वो फ्यू मंथ्स के लिए ऑपरेशन में रहता है, ठीक है, वो काम करता है। मगर और बच्चों याद रखना है, जब उसको आप लोग यूज़ कर लेते हैं कुछ महीनों के लिए, उसके बाद उसको रिमूव करके नया फ्यूल वहाँ पर डालते हैं। तो बच्चों जो यूज्ड फ्यूल होता है ना, जो फ्यूल यूज़ हो गया होता है उसके अंदर बच्चों आपको पता है फिशन रिएक्शन हुआ है, और वहाँ पे बेरियम, क्रिप्टॉन वगैरह इस तरह के मटेरियल बने हुए हैं, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, और उनकी हाफ लाइफ हज़ारों साल होती है। अब उनकी हाफ लाइफ इतनी होती है कि उनके अंदर से आपको पता है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, उनके अंदर से ऐसी रेडिएशंस और पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि इंसानों के लिए इंजूरियस और हार्मफुल होते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने फिर क्या काम करना, सारी बात है ऐसे न्यूक्लियर फ्यूल को जिसके अंदर इतने रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, ये तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, तो हम लोगों ने इनके लिए बेस्ट प्लेस क्या बनाई है, हर जगह पे नहीं, पानी में भी नहीं फेंक सकते, पानी में फेंकेंगे तो आपको पता है आपके घरों में पानी आएगा, आप लोग तो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। हम लोग ये काम करते हैं बच्चों, इसके लिए बेस्ट प्लेस है ओल्ड साल्ट माइंस बच्चों, ओल्ड साल्ट माइंस, और उनमें थाउजेंड्स ऑफ मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जाके इनको हम लोग रख देते हैं। तो फिर इनको ये अपनी हज़ारों साल इनकी हाफ लाइफ होती है, वहाँ से इतना नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो ओवरऑल तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ओल्ड साल्ट माइंस में थाउजेंड्स ऑफ मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जाके इनको दफन कर दिया जाता है। तो ये था जी बच्चों आप लोगों का छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर का टॉपिक। अब आपको पता है जो बच्चों रिएक्टर है ना वो 2 तरह के होते हैं, थर्मल रिएक्टर्स भी होते हैं और फास्ट रिएक्टर्स भी होते हैं। ये वैसे ही एमसीक्यूज में आता है, याद रखना है थर्मल रिएक्टर्स में थर्मल न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन्स यूज होते हैं, और जब स्लो न्यूट्रॉन्स जब यूरेनियम के ऊपर टकराते हैं, मैंने आपको बताया था जब स्लो न्यूट्रॉन्स यूरेनियम के ऊपर टकराते हैं तो बच्चों बेरियम और क्रिप्टॉन के साथ 3 न्यूट्रॉन बनते हैं और उनकी एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा एनर्जी है, इनको स्लो डाउन करवाने के लिए हम लोग मॉडरेटर को यूज करते हैं। इसका मतलब थर्मल रिएक्टर्स में मॉडरेटर यूज होते हैं, और इसके अंदर बच्चों एनरिच्ड यूरेनियम को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है थर्मल रिएक्टर्स में। और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स जो होते हैं वो कहते हैं प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स ज्यादातर जो होते हैं थर्मल रिएक्टर्स की ही एग्जांपल्स हैं, यूज होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद फास्ट रिएक्टर्स में बच्चों, फास्ट रिएक्टर्स में फास्ट न्यूट्रॉन्स यूज होते हैं, और इनमें फिर मॉडरेटर कोई नहीं हमें रिक्वायर होता, क्यों, ठीक है। और यूरेनियम 238 ये नेचुरल यूरेनियम है, जो नेचुरल यूरेनियम है ये यूरेनियम 238 है, जो यूरेनियम 235 है वो नेचुरल यूरेनियम नहीं है, ये नेचुरल यूरेनियम है, इसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं। मगर आपको मैंने बताया था कि जब इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करते हैं ना बच्चों, तो ये प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो और वो बच्चों आगे से ना उससे हम लोग मतलब फिशन वगैरह परफॉर्म करवा सकते हैं। तो डायरेक्ट इससे फिशन हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लो जी बच्चों, खैर ये आप लोगों ने छोटे छोटे डिफरेंस इनके दरमियान में याद रखने, बाकी इनके बारे में बड़ी बातें मगर एंटी टेस्ट के हवाले से या आप लोगों को सिर्फ अभी तक इतनी बातें ही पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन बच्चों क्या चीज़ है, याद रखना है 2 लाइटर न्यूक्लियाई बच्चों, जब 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस along with simultaneous release of large amount of energy। बच्चों 2 लाइट न्यूक्लियाई आपस में मिलके एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं और साथ में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज भी करते हैं। तो बच्चों हम लोग इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने दी है आप लोगों को कि जब 2 ड्यूटेरॉन्स मर्ज किए जाते हैं हीलियम न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो बच्चों 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है।
कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है। अच्छा, और एक बात और बच्चों, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये देखें, ये इसको बोलते हैं डी डी रिएक्शन, इनको बोलते हैं एक्चुअली डी डी रिएक्शन, ड्यूटेरॉन टू ड्यूटेरॉन रिएक्शन। तो 2 ड्यूटेरॉन मिले बच्चों, हीलियम बना और साथ में 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई, एमसीक्यूज में आता है। इसी तरह 2 ड्यूटेरॉन मिले तो बच्चों ये एक क्या बन गया? ट्रिटियम बन गया, एक प्रोटॉन बन गया, साथ में 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई, ये भी एमसीक्यू में आई थी। ये सारी वैल्यूज याद रखनी है। 2 ड्यूटेरॉन मिले, मतलब ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, ये हीलियम की पॉसिबिलिटी के अलावा ये भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं ड्यूटेरॉन के बनने से। हीलियम का आइसोटोप बन गया, एक न्यूट्रॉन रिलीज हो गया, साथ में 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है। इसके अलावा ड्यूटेरॉन रिएक्शन के अलावा ड्यूटेरॉन ट्रिटियम रिएक्शन, अब ये देखें, ये लाइटर न्यूक्लियाई हैं, ये हैवी बना रहे हैं, लाइटर है तो मगर उसके मुकाबले में क्या बन रहे हैं? हैवी बन रहे हैं। अब ड्यूटेरॉन ट्रिटियम से मिला तो बच्चों हीलियम बना, एक न्यूट्रॉन रिलीज हुआ और साथ में 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई। ये छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं जो कि आप लोगों को पेपर में आ सकते हैं। वो एनर्जी पूछ सकता है, बताओ भी इतने, इससे ये बना, एक प्रोटॉन बना, एक ट्रिटियम बना, बताओ कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो बच्चों इस तरह आप लोगों ने इनको एमसीक्यूज के हवाले से तैयार करना है। उसके बाद है बच्चों, अब देखें, ये जो फ्यूजन रिएक्शन होता है ना, एक्चुअली बच्चों इसमें एक प्रॉब्लम पता क्या होती है? देखिए, आप 2 न्यूक्लियस हैं, आप लोग उनको करीब लेकर आ रहे हैं और आपको पता है उनके दरमियान में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो तो करीब आती ही नहीं है। इसका मतलब है कि हमें इसको स्टार्ट करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। याद रखना, फिशन रिएक्शन को स्टार्ट करना औखा काम नहीं है, फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करना बहुत औखा काम है, और अर्थ के ऊपर हम लोग इसको स्टार्ट कर ही नहीं सकते, और अगर करें भी तो बहुत लो लेवल के ऊपर इसको कर सकते हैं, मगर पहली बात है कि करते ही नहीं है। अब देखें, कहते हैं फॉर फ्यूजन ऑफ 2 लाइट न्यूक्लियाई लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों के दरमियान में रिपल्शन की फोर्स बहुत ज्यादा होगी। 2 प्रोटॉन आपस में आपने मिलाने हैं, तो बच्चों ऐसे थोड़ी वो मिल जाने हैं, उनके आप लोग उनकी फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो बच्चों आपकी एनर्जी बहुत हाई होनी चाहिए। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रिपल्सिव फोर्स। तो बच्चों हम लोगों ने इसके लिए 2 छोटे छोटे मेथड बनाए हैं रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए। एक एक्सेलरेटर, बच्चों एक्सेलरेटर में क्या होता है? 2 न्यूक्लियाई को ऐसे थ्रो किया जाता है, ये एक्सेलरेटर हाई स्पीड के ऊपर 2 न्यूक्लियाई को थ्रो करते हैं कि वो आपस में मर्ज हो जाएं। मगर मैंने आपको बताया कि ये बहुत क्या नाम है, लार्ज स्केल के ऊपर हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा बच्चों दूसरा मेथड है कि टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं। आपको पता है स्पीड के बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो अगर आप लोग बच्चों टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई का, तो उसके बाद जो है ना, मगर ये भी इतना बहुत अच्छा मेथड नहीं है अर्थ के ऊपर तो खास तौर पे। और आपको पता है कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो है वो 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। 2 न्यूक्लियाई को ऐसे रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करवाने के लिए 10 मिलियन डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और ऐसा टेम्परेचर आप लोग अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं कर सकते। हाँ, दिस टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। तो अगर ये करवाएं तो हाइड्रोजन बॉम्ब करवाओ, और कहता है उस हाइड्रोजन बॉम्ब से भी जो एक्सप्लोजन होगी बच्चों, उससे जो ये एनर्जी आपको टेम्परेचर मिलेगा ना, ये वेरी शॉर्ट टाइम के लिए मिलेगा। तो क्या करेंगे आप लोग? इसका मतलब इसको अर्थ पर एक तो स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं, और अगर ये हो गया तो इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ये भी याद रखना बच्चों, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बेशक इसकी एनर्जी, इससे प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी फिशन रिएक्शन से बहुत ज्यादा होगी, मगर पहले इसको स्टार्ट तो करो। तो बच्चों इसको स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, और एक दफा ये स्टार्ट हो गया इसको कंट्रोल भी नहीं फिर कर सकते। ये बेशर्म ऐसा किस्म का रिएक्शन है, ठीक है। और ये ज्यादातर स्टार्स के सन के अंदर होता है। ये देखें, अब तो कहता है न्यूक्लियर रिएक्शन इन द सन। अब ये भी एमसीक्यूज है सारे के सारे। कहते हैं सन आपको पता है किससे मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन से मिलकर बना है, उसमें लिटिल अमाउंट हीलियम की भी है और कुछ हैवी एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। एक इंफॉर्मेशन है, टेम्परेचर ऑफ द कोर, बच्चों आपको पता है जो सन की कोर का टेम्परेचर होता है वो 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, और जो सरफेस का टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब ये देखें, ये सन के अंदर जो रिएक्शन होते हैं 3 स्टेजेस में होते हैं बच्चों, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। बच्चों पहली स्टेज में प्रोटॉन से मिला, क्या बन गया? एक ये बना, इस ठीक है, और साथ में एक पॉजिट्रॉन रिलीज हुआ। फिर जब ये ड्यूटेरॉन में दोबारा प्रोटॉन ऐड किया तो हीलियम का आइसोटोप बन के साथ में गैमा रेज और एनर्जी रिलीज हुई। उसके बाद जब 2 हीलियम के बच्चों, जैसे ही हम लोगों ने क्या काम किया, 2 हीलियम के न्यूक्लियाई को आपस में मर्ज किया। किसको? 2 हीलियम के न्यूक्लियाई को, ये He2 3 है, ठीक है, आइसोटोप्स हैं, इनको मर्ज करके हमने एक हीलियम बनाया, 2 प्रोटॉन बनाए और साथ में एनर्जी रिलीज हुई। कहते हैं इन दिस पीपी रिएक्शन, ये प्रोटॉन टू प्रोटॉन रिएक्शन हुआ है ना शुरू में, इन दिस पीपी रिएक्शन याद रखिएगा बच्चों 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज गिवन आउट। 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। और देखें ये 25.7 है। कितने प्रोटॉन यूज किए हैं आप लोगों ने? एक्चुअली बच्चों आप लोगों के पूरे रिएक्शन के अंदर ना 4 प्रोटॉन यूज हो रहे हैं।
अब आप लोग ज़रा यहाँ पर अगर थोड़ा सा गौर करें ना, अगर आप लोग बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें, ज़्यादा गौर नहीं करना, तो देखें इसको अगर मैं 4 पर डिवाइड करवाऊँ, ठीक है ना, तो बच्चों ये 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन एनर्जी आ जाती है आप लोगों के पास। तो पर न्यूक्लियन एनर्जी कितनी है? 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि पर फिशन रिएक्शन में सिर्फ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आ रही होती है। तो बच्चों फिशन रिएक्शन में पर न्यूक्लियन जो एनर्जी आती है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, जबकि इधर पर न्यूक्लियन जो एनर्जी आती है वो 6.4। तो ये 6.4 है, ये 1 है, तो बच्चों ये बहुत हाई है। इसका मतलब फिशन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी बनती है वो बहुत हाई होती है, मगर हम लोग इतनी हाई एनर्जी हासिल करने से पहले उसको एनर्जी देनी भी तो पड़ेगी, वो कहाँ से लेके आएंगे? चरसी लोगों, लो जी बच्चों, ये था आपका फ्यूजन रिएक्शन का भी छोटा सा टॉपिक। इसके बाद बच्चों आता है हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। बच्चों ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर में क्या है, आप लोग देखें। सबसे पहले बच्चों बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर आप लोगों ने याद रखने हैं, एमसीक्यू नहीं सारे के सारे। फोटॉन्स, आपको पता है फोटॉन्स होते हैं बच्चों, ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं और ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी हैं। इसके अलावा बच्चों लेप्टॉन्स आते हैं। लेप्टॉन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर ऐसे पार्टिकल विच डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम के अंदर ही होते हैं ना, तो एटम के अंदर वो पार्टिकल्स जो विच डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर कॉल्ड लेप्टॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, म्यून्स, न्यूट्रिनोस, बच्चों ये सारे के सारे इसकी एग्जांपल्स हैं। और याद रखना लेप्टॉन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एग्जर्ट नहीं करते। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन, म्यून्स और न्यूट्रिनोस इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद बच्चों आते हैं हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है, मगर एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, ये पॉइंट। उसके बाद बच्चों ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, जिस तरह प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड मीजॉन्स। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड मीजॉन्स आर हेड्रॉन्स। और बच्चों हेड्रॉन्स की आगे से हमने 2 टाइप बनाई है, हमने नहीं बनाई, फिजिक्स वालों ने बनाई हुई है, हम तो बस पढ़ रहे हैं। तो बच्चों उनमें से बैरियंस और मीजॉन्स आ जाते हैं। बच्चों जो बैरियंस होते हैं याद रखिएगा, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका मैस प्रोटॉन के मैस के इक्वल या प्रोटॉन के मैस से ज्यादा होता है। और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बच्चों बैरियंस में आते हैं। और ये याद रखना बैरियंस 3 क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। क्वार्क्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। यूनिवर्स की सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्वार्क्स बोलते हैं। और बच्चों ये 3 क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, जबकि पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क मिलके क्या बनाता है बच्चों? मीजॉन बनाता है। और मीजॉन ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनका मैस प्रोटॉन के मैस से कम होता है, और इनकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल पाई मीजॉन पार्टिकल्स हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन के तौर पर बस आपको आते हैं बच्चों, ये तो आप लोगों ने वैसे ही याद रखनी है, जस्ट इन्फॉर्मेशन है, बुक की लाइनें हैं, इनको आप लोगों ने अपने एंट्री टेस्ट के हवाले से एज इट इज़ याद करना है। अब ये क्वार्क्स देखें, मैंने भी बताया कि यूनिवर्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और सबसे पहले इन क्वार्क्स को बच्चों किसने एक्सप्लेन किया था? अकॉर्डिंग टू क्वार्क थ्योरी, ठीक है जी, इंटीमेटेड बाय किसने बच्चों किया था? एम जेलमैन एंड जी ज़्वेग। ठीक है जी, ये साइंटिस्ट के नाम है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है, एम जेलमैन एंड जी ज़्वेग। ठीक है जी, जो भी इसके नाम है, बहरहाल ये देख लेना। इन्होंने क्वार्क्स को बच्चों प्रपोज किया था सबसे पहले। द क्वार्क्स आर प्रपोज्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मीजॉन्स एंड बैरियंस। इन्होंने बताया था कि जो क्वार्क्स हैं वो मीजॉन्स और बैरियंस के बिल्डिंग ब्लॉक है। अभी मैंने बताया ना कि क्वार्क्स जो हैं, यानी ये देखें यहाँ पर बताया कि बैरियंस 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं, मीजॉन्स एक पेयर ऑफ क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलकर बनता है। तो बच्चों ये 6 टाइप से इसकी क्वार्क्स, अप, डाउन, स्ट्रेन, चार्म, बॉटम, टॉप, ये इनके चार्जेस हैं जो कि आप लोग जुबानी याद रखेंगे। जो एंटी क्वार्क्स होंगे इनके ऑपोजिट बस चार्जेस होंगे, इनके सिंबल भी मतलब उसके ऊपर बाहर आ जाएगा, और इनके ऑपोजिट जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाते हैं। अच्छा, ये 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। कहते हैं एक प्रोटॉन, याद रखिएगा बच्चों, 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। और एक न्यूट्रॉन जो होता है बच्चों 1 अप और 2 डाउन से मिलकर बनता है। 2 अप है, अप का चार्ज पॉजिटिव 2/3, ये दोनों को ऐड करें -1/3, क्योंकि इसका -1/3 ऐड करें तो प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव ही आ जाएगा। और बच्चों इसी तरह अगर 1 अप और 2 डाउन को क्वार्क्स को मिला के हम लोग देखें तो बच्चों हमारे पास क्या मिलता है? 0 चार्ज मिलता है। और 0 चार्ज किसके ऊपर होता है? न्यूट्रॉन्स के ऊपर होता है। तो लो जी बच्चों, ये था आपका एमडी कैट के हवाले से, मतलब छोटे से आज के टॉपिक हमारे, ठीक है। मेन न्यूक्लियर फिशन था, फ्यूजन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर रिएक्टर भी, और ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी। तो बच्चों ये आप लोगों के टॉपिक जो है मेरी तरफ से दी एंड हो गए हैं। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।